नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लेके आए हैं क्लास सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी पार्ट थर्ड। ठीक है, पिछली क्लास एक लेक्चर हो चुका भाई। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा दूसरे लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले लेक्चर में बहुत ही बेसिक बातें बताई हैं, तो पहला देखिए उसके बाद दूसरा पढ़िए। ठीक है, लेक्चर नंबर कौन सा है? सेकेंड। और सभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन दबा लो जिससे कि वीडियो आते ही पता चल जाए। एक दो रोज़ में मैं लाइव शुरू कर दूंगा, तो फिर लाइव पढ़ेंगे साथ साथ, फिर लंबी क्लासेस चलाएंगे। ठीक है, और शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स में, जैसे ही वीडियो आ जाता है सभी बच्चे देख पाएँ, चाहे कोई सी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों। पूरा कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहे हैं तो इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। सिर्फ उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ जो बच्चे अभी महीने भर में जो एग्ज़ाम देंगे। जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर आए हैं उनके बेसिक कंसेप्ट के साथ अलग से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वो बच्चे इसमें समय ज़ाया न करें अपना। अब देखिए, कल बातें की थी समीसर या कॉम्प्लेक्स की। अब हम कुछ विशेषताएं या कुछ प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। किसकी? कॉम्प्लेक्स की। कुछ विशेषताएं या क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी। किसकी प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, अब प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं जो आगे बहुत जगह काम आएगी, ध्यान से पढ़िएगा। आज जो बातें बता रहा हूँ वो भी पूरे बुक में काम आएगी, कल वाली बातें भी पूरे बुक में, हर एक सवाल में, हर एक थ्योरम में पूछी जाने वाली चीज़ें वहाँ बीच बीच में काम आती रहेंगी। और अब जो बातें बता रहा हूँ वो भी हर एक जगह काम आती रहेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अंदर हम जो शुरू करने जा रहे हैं, विशेषता या प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम पहले मान के चलेंगे समीसर संख्याएं। क्या मान के चलेंगे? समीसर संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलेंगे। और समीसर संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर से एक तो जेड मान लेंगे, एक Z1 मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं? Z2। तीन समीसर संख्याएं मान ली, Z, Z1 और Z2। अब जैसे ही Z होगा तो Z के साथ Z बार भी होगा। Z बार लिख सकते हैं अपन। Z के साथ हम क्या लिख सकते हैं? Z बार। Z के साथ हम क्या लिख सकते हैं? Z बार। वैसे ही Z के साथ हम Z का क्या काम में ले सकते हैं? पिछली क्लास में सीख लिया, मॉडुलस ऑफ Z भी निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को काम में लेते हुए हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। और कोई भी समीसर संख्या होगी तो उसको कैसे ट्रीट करना है? Z1, Z2 तीन संख्याएं मान ली, Z बराबर कोई भी होगा, A प्लस आयोटा B, ये होगा कोई C प्लस आयोटा D, ये कोई X प्लस आयोटा Y, कोई भी तीन संख्याएं ले ली हमने। ठीक है, तो तीन समीसर संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमने। अब बात करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की। पहली प्रॉपर्टी आती है Z प्लस कितना होता है? Z बार। Z प्लस कितना है? Z बार। ठीक है, मैं बता चुका भी कि Z बराबर कितना होता है, मान लो X प्लस आयोटा Y, तो Z बार बराबर कितना होता है? X माइनस कितना होता है? आयोटा Y। अब ज़रूरी थोड़ी है कि Z प्लस Z बार करूँगा, प्लस करना है, तो ये आयोटा Y ये पार्ट कैंसिल, कितना हो गया? 2x। अरे कितना हो गया आपके पास? 2x। अब किसी का तो 2x आंसर आ गया। अब कोई मान लो x y नहीं लेके चला, कोई क्या लेके चला? a और b लेके चला, तो ये हो गया a प्लस आयोटा b, तो ये हो जाएगा a माइनस आयोटा b। तो यहाँ से हो जाएगा उसका आंसर आएगा 2a। तो सबके आंसर अलग अलग आ गए। इसके लिए एक समानता लाने के लिए मैंने बताया था, इसको तो कहते हैं कौन सा पार्ट? रियल पार्ट ऑफ z, और इस y को क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा नहीं, आयोटा के अलावा। ठीक है, तो ये 2x नहीं हुआ, ये हो गया 2 रियल पार्ट ऑफ क्या हो गया? z। तो कई जगह कैलकुलेशंस में, कई जगह थ्योरम्स में काम आएगा कि z प्लस Z बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ z। कई जगह हमें प्रूफ भी करना पड़ेगा, तो इसकी सहायता से हम प्रूफ करेंगे। तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया Z माइनस कितना हुआ? Z बार। अब Z में से क्या घटाना है? Z बार। तो ये x तो कैंसिल हो गया, आयोटा y और आयोटा y बचेगा, तो कितना रिजल्ट आएगा? 2 आयोटा y। मैंने कहा 2 आयोटा, तो 2 आयोटा तो ऐसा कहता है, y का नाम होता है क्या? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब बच्चे क्या करते हैं? आयोटा को भी इमेजिनरी में मिला देते हैं। नहीं भी, आयोटा के साथ वाला क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करना चाहें तो ये होता है Z बार अगर है और ऊपर बार लगा दिया तो वापस से क्या आएगा? Z। वापस से क्या मिलेगा? Z। भाई देखो, एक बार किया तो प्लस से क्या हो गया? माइनस, फिर दोबारा करूँगा तो माइनस से वापस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी? नंबर थर्ड। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे देखो बहुत जगह कैलकुलेशंस में चीज़ें काम आती हैं कि कहीं लिखा हुआ है Z1 प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है Z2। दो समीसर संख्या लिखी हुई है कोई भी थ्योरम में, सवाल में, और इनके पूरे पे बार लगा हुआ एक साथ। इस पूरे पे एक साथ बार लगा होने का मतलब कि Z1 और Z2 को जोड़ लो या घटा लो। कल बताया था पिछली क्लास में कि जोड़ते कैसे और घटाते कैसे, बिना आयोटा वाला बिना आयोटा के साथ, आयोटा वाला आयोटा के साथ। ठीक है, पहले तो होगा प्लस, जोड़ लिया है घटा लिया जो भी है, इसका एक आंसर आ गया। आंसर आने के बाद बार काम करेगी। बार का मतलब फिर उसका क्या बदल लो? निशान बदल लो। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या कर लो? प्लस। या इसका दूसरा तरीका है कि Z1 बार
पहले Z1 का बार करो कि निशान पहले ही बदल लो, और फिर Z2 का निशान बदल लो, और फिर प्लस माइनस कर लो, तो दोनों से रिजल्ट क्या आएंगे? सेम। दोनों रिजल्ट क्या आएंगे आपके पास? सेम। तो Z1 प्लस माइनस Z2 होल बार इज इक्वल टू होता है Z1 प्लस माइनस Z2, अलग अलग बार दिखा सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी काम आएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो है Z1 इंटू कितना? Z2, और ऊपर लगा हुआ होल बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। Z1 इंटू Z2, अगर दो संख्याएं या दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो वास्तविक संख्याएं अगर गुणा या मल्टीप्लाई में है और उनके ऊपर बार लगा हुआ, ये देखो कैसे सॉल्व होगा। पहले तो होगा गुणा या मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या काम करेगा? बार। गुणा करना सीखा ही पिछली क्लास में, गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद बार लगाने का मतलब निशान बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। इस चीज़ को भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, अलग अलग बार कर लो, चाहे Z1 इंटू कितना हो गया? Z2 बार। ये भी आप अलग अलग चाहे सोल्व कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कि गुणा में भी ऐसा कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि Z1 प्लस Z2 आप कोई भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में प्लस माइनस हो ही गया, गुणा हो ही गया। गुणा के बाद में क्या देखते हैं? भाग या डिवाइड। तो ये हो गया Z1 अपॉन कितना हो गया? Z2, और ये पूरे पे बार लगा। पहले भाग या डिवाइड होगा और उस पर बाद में निशान बदलेगा। तो चाहे आप ऐसे कर सकते हो, Z1 बार अपॉन कितना हो गया? Z2 बार। Z1 बार अपॉन कितना हो गया दोस्तों? Z1 बार अपॉन कितना हो गया? Z2 बार हो गया आपके पास। तो आप अलग अलग बार करके भी सोल्व कर सकते हो, चाहे जोड़ हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ठीक है। बस कंडीशन यही है कि भाग या डिवाइड में की जो बेसिक कंडीशन होती है वो आप जानते ही हो कि नीचे का पार्ट Z2 या Z2 बार नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, ठीक है। इसके बाद देखिए अगली चीज़ पे अपन बढ़ते हैं। एक जो हम फॉर्मूला अभी पढ़ के आए थे, वो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ जो पिछली क्लास में बताए, उन्हीं से फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। एक देखिए ये वाला Z1 इंटू कितना था, या Z इंटू कितना था? Z बार। Z इंटू कितना था? कल किया था मैंने। Z इंटू Z बार का लास्ट में किया था, तो चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कह दो, चाहे ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बी स्क्वायर। या इसका फॉर्मूला बनाया था हमने, कहा था मॉड ऑफ कितना होता है? Z स्क्वायर। अब कोई लड़ाई ये होती है कि एक्स और वाई है, कोई ए और बी कहेगा, कोई कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई कहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। इसलिए इसको देखो क्या लिख सकते हैं? एक्स कौन सा है? रियल पार्ट। वाई कौन सा है? इमेजिनरी पार्ट। तो Z इंटू Z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर न कह के इसको हम कह देंगे रियल पार्ट ऑफ Z टू द क्या हो गया? होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, और टू द क्या हो गया आपके पास? होल स्क्वायर। Z इंटू Z बार दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर, और इनको हम वैल्यूज इनके अनुसार नाम दे सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z टू द होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट Z टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक नया कंसेप्ट बन गया, वही फॉर्मूले काम आ रहे हैं। बस इन चीज़ों को बारीकी से समझ में आना चाहिए कि क्या होता है तो क्या होगा। कि 2 का प्लस है तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z लिख सकते हैं, 2x नहीं लिखना, 2a नहीं लिखना, वहाँ कैंसिल भी होता है। कई बार प्रूफ भी करवाता है कि रियल पार्ट ऑफ Z प्रूफ कीजिए, 2 रियल पार्ट ऑफ, कहाँ से लाएँ रियल पार्ट ऑफ Z? अपने आप आ जाएगा प्लस करने से उस थ्योरम में, उस क्वेश्चन में है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आगे अपने। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z भी कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये 1-2 जगह काम आएगी। ये जितने फॉर्मूले ये तो बहुत जगह काम आएंगे। अभी एक चीज़ और देखिए, ये देखो आप अपने पास, ये है अपने पास कि मॉड ऑफ Z, मॉड ऑफ Z, ठीक है। मॉड ऑफ Z हमेशा, मॉड ऑफ Z जो है आपके पास, ये ग्रेटर इक्वल टू होता है मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z से। अभी उदाहरण लेके बताऊंगा। और ये ग्रेटर इक्वल टू हो सकता है रियल पार्ट ऑफ किससे? Z से। ध्यान से देखिए सवाल को, आप कहो तो इक्वल टू बता दूं, आप कहो तो ग्रेटर देन कंडीशन बता दूं। जैसे मान लो ये लेके चले हम -3 प्लस कितना है? 4 आइटा, ठीक है। -3 प्लस कितना? 4 आइटा। ये कोई भी समिश्र संख्या है Z। एक चीज़ का उदाहरण बता रहा हूँ, बाकी सारे डायरेक्ट लिखूंगा। फिर क्या करना है? इसका मोड करेंगे तो ये हो गया मॉड ऑफ कितना? Z, ठीक है। मॉड ऑफ Z होता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 तो कितने हो गए? 25। 25 का अंडर रूट कितना हो गया? 5। तो मॉड ऑफ Z की वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। 5 आ गई यहाँ। रियल पार्ट ऑफ Z का मॉड ये होता है रियल पार्ट Z -3 है, और -3 का मॉड लूँगा तो कितना आएगा? 3। तो ये हो गया 3। और रियल पार्ट ऑफ Z सिर्फ तो कितना है? -3। तो ये बड़ा हो गया और ये इससे बड़ा हो गया पीछे आगे वाले से। देखो दोनों चीज़ें कभी भी एक साथ नहीं होती, ये कन्फ्यूजन रहता है। ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, या तो लेस देन ही होगा या इक्वल टू, एक चीज़ हो सकती है संभव एक बार में।
ऐसा नहीं हो कि बड़ा भी हो जाए बराबर भी हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। छोटा भी हो जाए बराबर भी हो जाए। अब अगर यही चीज़ मैं प्लस के ले लेता यहाँ, तो ये भी 3 हो जाता है और ये भी कितना हो जाता है 3। तो यहाँ फिर बराबर वाली कंडीशन काम कर जाती है, ये वाली कंडीशन काम करती है। एक में ग्रेटर कर रहा है, एक में बराबर कर रहा है काम कंडीशन, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अभी तक तो हमको यही पता नहीं चलता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर काम कर रहा है इक्वल टू, तो दोनों में से एक काम करेगा। ये प्रॉपर्टी नोट करते रहिए बच्चों साथ साथ, जैसे मैं समझाता रहता हूँ। कहीं वीडियो में तो ये दूसरी सुविधा भी है, 2 बार भी देख सकते हैं, रोक भी सकते हैं। गुरुजी गतिशील चल रहे हैं तो अपने क्या है, रोक के लिख लो पहले एक बार, फिर सुन लेंगे गुरुजी की बातें, ये है ना। तो इसलिए बहुत सारे बेनिफिट भी हैं, बहुत सारे बेनिफिट भी हैं आपके पास, किसके, ऑनलाइन के। नुकसान भी है, अपने वाला माहौल सेट नहीं हो पाता होगा तुम्हारा, मज़ा नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मज़ा ही नहीं आ रहा, आधा मज़ा आएगा लाइव आएंगे तब। तो लाइव में फिर भी कोशिश करेंगे, अब लाइव में तो फिर भी चलो आपकी फरमाइश पूरी कर दें। अब किसकी फरमाइश पूरी करें, लाइव में फिर भी आपको कई काम करने पड़ेंगे ना, वो एक बात एक शायरी कई चीज़ें हैं अपनी, है ना, तो वो सारे काम लाइव में चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए जो बेसिक चीज़ें और हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके लिए हम बात करते हैं। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, जितने भी नंबर आप लगा लेना, मॉड ऑफ जेड ले लो, चाहे मॉड ऑफ जेड बार ले लो, चाहे मॉड ऑफ क्या कर लो माइनस जेड। मॉड ऑफ जेड कर लीजिए, मॉड ऑफ जेड बार कर लीजिए, चाहे मॉड ऑफ माइनस जेड कर लीजिए। देखो तीनों चीज़ें होती क्या है, मोड जैसे मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये माइनस का मतलब माइनस, और ये हो गया माइनस, ये माइनस से ही तो गुणा होगा। अब इनका मोड लेना, मोड का मतलब स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का तो एक्स स्क्वायर माइनस का भी स्क्वायर करते क्या हो जाएगा प्लस। तो सारे रिजल्ट क्या आएंगे सेम। तो ये भी कैंसिल करने के लिए कैलकुलेशंस में कई जगह काम आता है, मॉड ऑफ जेड बार और मॉड ऑफ माइनस जेड। तो हमें अगर मालूम होगा कि ये सारी चीज़ें एक ही हैं, तब तो हम घटा के उत्तर 0 लिख सकते हैं, कैंसिल करके आंसर 1 लिख सकते हैं। और जब मालूम ही नहीं होगा तब हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2। देखो 2 चीज़ें बताई, एक तो बताया था मैंने मॉड Z1 इंटू Z2 का बार, और एक बता रहा हूँ मैं Z1 इंटू Z2 का मॉड। ध्यान से सीखिएगा, ये चीज़ बहुत जगह काम आएगी अपने। मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 होता है मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2। निशान हमेशा किसका आएगा, बराबर का, ध्यान रखना हमेशा। बच्चे फिर क्या है कि वो प्लस वाले आएंगे अभी, लेस देन ग्रेटर देन, तो फिर वो कन्फ्यूजन रहता है। मैं कहूँगा क्या होगा, आधे कहेंगे लेस देन, आधे कहोगे बराबर होगा। तो इसलिए जब मल्टीप्लाई हो Z1 इंटू Z2 फिर मॉडुलस या मापांक हो, तो आप अगर अलग अलग मापांक या मॉडुलस लिखते हो मल्टीप्लाई में, तो रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, इक्वल, नहीं कि कोई लेस देन ग्रेटर देन होगा, ठीक है। अब मैं 4 प्रॉपर्टी लिखूंगा लेस देन ग्रेटर देन की, तो उनको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझने के बाद बात करेंगे, ठीक है। एक और लिखना चाहो तो लिख लो, चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉड ऑफ Z1 अपॉन कितना हो गया Z2, अगर एक साथ मोड हो Z1 अपॉन कितना है आपके पास Z2, तो इस मोड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाहे आप इस मोड को जैसे गुणा में किया वैसे आप अलग अलग कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। Z1 अपॉन कितना होगा Z2, बस बाकायदा ये नीचे वाली Z2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपके पास 0, ठीक है। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही मैं लिख रहा हूँ थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इसलिए आप नोट करते रहो साथ साथ इसके लिए, ठीक है। अब देखिए जो मेन जो प्रॉपर्टीज आएंगी अपने पास वो आती है, इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। देखो गुणा में अगर मोड अलग अलग करेंगे बराबर रहेगा, भाग में अगर मोड अलग अलग करेंगे तो बराबर रहेगा, ऐसे याद रखा करो चीज़ों को। अब बात आती है कि अगर प्लस में मोड एक साथ है और अगर इस मोड को मैं अलग अलग कर दूँ, Z1 प्लस कितना करूँगा मोड ऑफ Z2, तो ये क्या होगा, ग्रेट लेस देन इक्वल टू होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। और अगर सबसे महत्वपूर्ण बात एक तो ये इस प्रॉपर्टी काम आएगी, और एक ये कन्फ्यूजन हो जाता है फिर इसमें, तो कहते हैं लेस देन इक्वल टू, और इसमें भी लेस देन इक्वल टू भी पहुंच जाते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 है, अगर अलग अलग तो कर दूं, अलग अलग तो कर दूं, लेकिन यहाँ तो जोड़ कर रहा था, अगर आप घटा दूं तो छोटा हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। ऐसे ही 2 प्रॉपर्टी किसमें है, माइनस में, Z1 माइनस Z2 की एक प्रॉपर्टी, और Z1 माइनस Z2 की कौन सी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए अगर अलग अलग करें Z1 और क्या कर लिया Z2 और फिर क्या करूं माइनस, या अलग अलग कर सकता हूं Z1
और क्या कर सकता हूँ Z2, लेकिन अगर क्या कर दूँ प्लस, तो ये प्लस करेंगे, ये माइनस थे तो ये साइड बड़ी होनी है। और यहाँ से देखें Z1 माइनस Z2, अगर पहले माइनस करके मोड़ लूँ और अगर फिर माइनस मोड़ लेके फिर माइनस करूँ तो ये साइड क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये हैं। बाकी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ सीखने के अंदर, जिससे कि समझ में आसानी पूर्वक आए। तो मैंने इतने सारे फॉर्मूले लिखे हैं, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये तभी समझ में आएंगे, तभी याद होंगी ये सारी बातें जब हम पिछली क्लास को पढ़ेंगे या देखेंगे। अगर पिछली क्लास हम नहीं पढ़ते हैं तो फिर यहाँ समझना मुश्किल है। ठीक है, तो कर लिया होगा नोट सबने, समझ आ रहा होगा सबको। कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है अभी क्लास से। इसके बाद देखिए आगे कुछ बातें करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेसिक कंसेप्ट चल रहा है अभी, जो हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक थ्योरम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट इसका ज़रूर काम आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए समीसर संख्या का कुछ बेसिक बातें और बता रहा हूँ। समीसर संख्या का ज्यामितीय निरूपण, समीसर संख्या का ज्यामितीय निरूपण, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पहले आज तक छोड़ो इसको, एक बार मैं जो बातें बता रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिए। आज तक हम कौन सी संख्या पढ़ते आए हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। किसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर की बात करते हैं। वास्तविक संख्या जैसे कोई कहता हूँ कि 2 है, अब x बराबर 2 कहता हूँ तो एक रेखा खींची जाती है। x ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये लाइन किसकी हो गई, x इक्वल टू किसकी हो गई, 2 की। कोई कहता है x इक्वल टू 1 है तो x इक्वल टू 1 की लाइन हो गई। तो वास्तविक संख्या या रियल नंबर को तो हम किससे डिनोट करते हैं, रेखा लाइन से, ग्राफ में। इसको x एक्सिस कह देते हैं, इसको y एक्सिस, ये ओरिजिन या मूल बिंदु कह देते हैं इसको। ये सारे नोटिफिकेशन है। ठीक है, अब बात किसकी आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स में देखिए कुछ चीज़ें बदलेंगी। जिसको हम x एक्सिस कहते थे उसको तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक x। बहुत बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और ज़्यादा डीप से नहीं बता रहा। जो चीज़ें ध्यान रखनी है अभी एग्ज़ाम के लिए वही बता रहा हूँ, क्लास के हिसाब से नहीं बता रहा अभी। नहीं तो और भी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर कि कहाँ एक ही संबंध होगा, कहाँ 1-1 रिलेशन बनेगी, हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। लेकिन अभी मैं जो चीज़ें काम आने वाली हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये तो होता है, इसको तो कहते हैं जो x एक्सिस होता था इसको तो कहते हैं वास्तविक x। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, काल्पनिक x। क्या कहते हैं इसको, काल्पनिक x। ठीक है, और ये हो गया आपके पास ओरिजिन, या इसको क्या कह देंगे, मूल बिंदु। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमारे पास कोई संख्या है, हमारे पास कोई संख्या क्या है, z इक्वल टू कितना अपने पास, x प्लस आइटा y। अब देखिए जो ये वैल्यू कौन सी होती है, तो होती है वास्तविक या रियल। ये तो कौन सी होती है, वास्तविक या रियल। इसको कहते हैं रियल एक्सिस। ठीक है, और ये कहलाता है आपके पास इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो कौन सा पार्ट है, वास्तविक या रियल पार्ट है ये तो। और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या है, z। तो वास्तविक एक्स पे वास्तविक वैल्यू, और इमेजिनरी वाले या काल्पनिक एक्स पे कौन सी वैल्यू, काल्पनिक। इसका मतलब ये वैल्यू तो आती है एक्स एक्सिस पे। इधर देखते हैं, जैसे मान लो कोई पॉइंट है, जैसे 2 + 3 आइटा दे दी संख्या, तो x पे तो कितना चलना है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये कितना होता है 2। और y पे, y का मतलब कौन सा एक्सिस हो गया, काल्पनिक x। काल्पनिक x पे कितना चलना है, 3। जैसे 2 यहाँ चले, 0 से 1, 1 से 2, फिर ऊपर कितना चलना है, 3। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 3। यहाँ पहुँच के कोई पॉइंट कितना हो गया, p। ठीक है, और ये पॉइंट को z कह दिया, और z इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस आयोटा y कह दो। मैंने कहा समीसर संख्या तो क्या लिख सकते हो, x को वहाँ y। ये दूरी कौन सी होती है, y। ये गए थे x, तो ये x, ये तो 2 गए थे, और ये कितने गए थे, 3। ऐसे कह दो, या एक x गए थे, और ये कौन सी हो गई, y। ठीक है, यहाँ जो एंगल बनता है इस एंगल को क्या कहते हैं, थीटा। थीटा ना कह के इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। इस एंगल को क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, या इसको कहते हैं कोणांक, z का कोणांक। क्या कहते हैं इसको, z का कोणांक। आर्गुमेंट ऑफ z कह दो, या देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको कहते हैं इस कोण या एंगल को z का कोणांक, या आर्गुमेंट ऑफ z, जिसको हम लिखते हैं ARG ऑफ z। ARG ऑफ z या आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, और ये जो आपके पास ये OP जो सदिश या वेक्टर हो गया, ये किसको डिनोट करता है, z को बताता है। किसको बताता है दोस्तों, z के मापांक को बताता है। अब कैसे बताता है, देखो
ये एक्स है, ये वाई है, रटने का कोई काम नहीं है। ये एक्स वाई यहाँ तक कंसेप्ट इसको मिला दिया। ये एंगल थीटा, थीटा नहीं कह के अब इसको समीसर या कॉम्प्लेक्स में क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं। और इस तल या इस प्लेन को क्या कहते हैं, समीसर तल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, समीसर तल, या इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब इसका नाम बदल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, समीसर तल, या क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हो गया समीसर तल या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या कोई भी क्षेत्र या रीजन बन गया समीसर क्षेत्र। इसके अंदर ये वास्तविक एक्स या रियल एक्सिस कहने लग गए इसको। ये कौन सा हो गया, काल्पनिक इमेजिनरी एक्सिस हो गया आपके पास। जितनी दूरी एक्स एक्सिस पे गए, रियल पे गई वो एक्स होती है, जितनी वाई या इमेजिनरी पे गई वो क्या होती है, वाई। ये पॉइंट हो गया, कोई पी पॉइंट नाम दे दिया, वैल्यू क्या थी, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जिसको हम कहते हैं एक्स कॉमा कितना, वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, इसको मिला दिया। अब ये थीटा, ये एंगल कितना होता है, 90। अब ये तो जानते हो ये कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हुआ आपके पास। अगर z बराबर x प्लस आइटा वाई है तो अभी पीछे पढ़ के आए हैं, मॉड ऑफ z बराबर कितना होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है, वाई स्क्वायर। इसका हमें वैल्यू किसकी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, मॉड ऑफ z की। किसकी वैल्यू हो गई, मॉड ऑफ z। तो ये OP जो सदिश है वो किसको व्यक्त करता है, मॉड ऑफ z को। ये कहलाता है समीसर तल या कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक्स एक्सिस ने के नाम बदल जाता है वास्तविक एक्स। इसको काल्पनिक या इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा कहते हैं। ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये होता है मॉड ऑफ जेड। समझ गए होंगे बातें, इतनी बातें काम आएंगी अपने। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें समझने की इसमें, कि एक वन रिलेशन की भी बात होती है, पॉइंट टू पॉइंट मैपिंग करते हैं अपन, तब जाके पूरा काम होता है। लेकिन अभी इतनी बातें करेंगे जो अपने सूटेबल हैं। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ें और बताता हूँ। आप देखिए बच्चों, अभी तक आपने इतनी बातें पढ़ी, यहाँ तक मेरे अनुसार कोई भी समस्या नहीं होगी। अब देखिए, हम कोई भी पॉइंट होता है, इसके अंदर अभी बात की थी, कोई भी पॉइंट था, ये था आपके पास ZP पॉइंट था, और Z इक्वल टू कितना था, x प्लस आयोटा वाई था, और इसको हमने कहा था x कोमा कितना कहा था, y। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट अगर x कोमा वाई में होता है, इसका मतलब कौन सा रूप होता है, कार्तीय कार्टेशियन फॉर्म होती है। उसको क्या कहते हैं, कार्तीय कार्टेशियन फॉर्म। तो z बराबर ये हो गया x कोमा वाई। ये तो कौन सा रूप है इसका, x कोमा वाई कह दीजिए, चाहे इसको क्या कह देंगे, x प्लस आयोटा वाई। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों किस रूप में लिखा हुआ है, कार्तीय रूप, या जिसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया कार्तीय रूप है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। अलग अलग रूप होते हैं, कार्तीय रूप भी होता है, ध्रुवीय रूप भी होता है, चरघातांकी रूप भी होता है, वो सारी चीज़ें बात करें। होगा जेड, चीज़ वही रहेगी, लिखने का तरीका बदलेगा। अब एक चीज़ हम जान के आते हैं कि x इज इक्वल टू कितना होता है, आर कोस थीटा, और y इज इक्वल टू कितना लेके चलते हैं दोस्तों, आर साइन थीटा। अगर x की जगह आर कोस थीटा लिख दूँ, y की जगह आर साइन थीटा, ये आता कैसे, ये तो कंसेप्ट बताया मैंने, यहाँ से ही ये वैल्यू आती हैं, लाल बट्टा कक्का लेके चलते हैं जिससे, और उसी से रिजल्ट आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी इतना याद रखना पड़ेगा, अभी इतनी सारी चीज़ें समझा नहीं सकता अभी मैं। x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू कितना होगा, आर साइन थीटा। ठीक है, अब x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रखेंगे तो है तो वही z, ये तो z ही रहेगा। और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई था, वो हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस आयोटा, और ये कितना हो गया, आर साइन थीटा। आर कॉमन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया कोस थीटा प्लस आयोटा, और ये कितना हुआ आपके पास, साइन थीटा। यही हुआ आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आर कॉमन आ गया आपके पास। अब ये किस में दिखने लग गया, आर में और थीटा में। जब आर और थीटा में दिख जाता है तो ये कौन सा रूप होता है, ध्रुवीय रूप, या इसको क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। इसको क्या कहेंगे हम, ध्रुवीय रूप, या क्या कहते हैं इसको, पोलर फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ध्रुवीय रूप, या क्या कौन सा रूप हो गया, पोलर फॉर्म। है वही जेड, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, दोनों सेम है चीज़ें, लिखने का तरीका ही बदला है। ये कार्तीय रूप है, और ये कौन सा रूप हो गया, ध्रुवीय रूप। एक फॉर्मूला और बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है e की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कोस थीटा, और प्लस कितना होता है, आयोटा साइन थीटा। ध्यान से समझिए भी चीज़ें, e की पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, अब e की पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस कितना होगा, आयोटा साइन थीटा। तो ये सेम बन रहा है कि यहाँ पे बन रहा है। इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर हम काम में लें, यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर यहाँ काम में लें तो z बराबर कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, r का तो r, और ये कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा। e का मतलब कौन सा रूप आ गया, चरघातांकी, या कौन सा रूप आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये वही z है, ये भी वही z है, ये भी वही z है, और ये भी वही z है। वैल्यूज तीनों सेम है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। ये कौन सा रूप है आपके पास, चरघातांकी रूप, या इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
क्या कहलाता है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं अपन? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपके पास चरघातांकी रूप, या इसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो तीनों जो जेड की बात की वो तीनों जेड एक ही हैं होने को, लेकिन आपके पास लिखने का तरीका बदल गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक चीज़ और बताता हूँ जो भी कई जगह काम आती है। हम जानते हैं जब कार्तीय से ध्रुवीय में जाते हैं तो x बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, इनको अगर वर्ग करके स्क्वायर करके जोड़ दूँ तो आप ये भी पढ़ा होगा कि इधर तो हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना? वाई स्क्वायर। और अगर इसको ऐसे लिख दो r इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया? वाई स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? मॉड ऑफ जेड। ये लाइन खींची थी मैंने, इसको नाम दिया था मॉड ऑफ जेड। अब चाहे मॉड ऑफ जेड कह दो, चाहे इस लाइन को क्या कह सकते हो? आर। यही तो कहा था, इसको एक्स, इसको वाई, और इसको क्या कहा था प्यारे बच्चों मैंने? मॉड ऑफ जेड। अब मॉड ऑफ जेड कह दीजिए, चाहे इसको आप क्या कह सकते हो? आर। ठीक है, एक इनमें अगर भाग दोगे, इस नीचे वाले में ऊपर वाले का भाग देंगे तो जाएगा वाई अपॉन एक्स। ठीक है, और आर से आर कट के साइन अपॉन कोस कितना हो गया? टेन थीटा। अगर कोई थीटा पूछ ले कहीं, काम नहीं आएगा अपने वैसे। थीटा इक्वल टू कितना होगा? टेन इनवर्स, और ये कितना हो गया? वाई अपॉन एक्स। तो ये सारी चीज़ें बताई मैंने, बेसिक चीज़ें। कार्तीय रूप है सारे एक ही, ये कार्तीय रूप या कार्टेशियन फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ध्रुवीय रूप या पोलर फॉर्म है आपके पास। और अगर इसको ई की पावर बदल देते हैं तो ये चरघातांकी रूप या कौन सा फॉर्म हो गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो बच्चों इसी प्रकार पढ़ते रहो, जुड़े रहो अपने साथ। सारी क्लासें पढ़ रहा हूँ, रिवीजन करो। देखो सीधी सी बात है, कॉपी नहीं बनाई तो बना लो, आपसे विनती है मेरी ये, नहीं तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब वो आप पढ़ भी नहीं रहे तो इसलिए मज़ा नहीं आएगा फिर। और एक दो रोज़ में मैं लाइव चलाऊँगा ही, तो फिर लाइव में साथ जुड़े ही रहेंगे तो और भी मज़ा आएगा अपन को। साथ साथ कि समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तुरंत डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो आप। डाउट तो रहती नहीं है वैसे अपने काम में, फिर भी किसी को हो कोई समस्या तो ही पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़िए। पहला वीडियो ज़रूर देखिए, दूसरा देखिए। अभी मैं छोटी छोटी क्लासें लगा रहा हूँ, करीब आधे घंटे 40 मिनट इतनी क्लासें लगा रहा हूँ जिससे थोड़ी आपकी रुचि विकसित हो। पढ़ने के प्रति जो ढीलापन आलस्य आया अपन के अंदर, उसके प्रति थोड़ी थोड़ी रुचि विकसित हो। अब अगली क्लास थोड़ी और लंबी करेंगे इससे, और फिर एक दो रोज़ में लाइव आ जाऊँगा। लाइव का पहले मैं अपने फेसबुक पे, अपना जो फेसबुक का पेज है भास्कर कोचिंग क्लासेज, वहाँ फॉलो लाइक कर लीजिए। और बाकी आपको मालूम ही है इंस्टाग्राम है भारत भास्कर 94 का, तो वहाँ कर सकते हो आप। ठीक है, भारत भास्कर 94 का इंस्टाग्राम, वहाँ कर लो। ठीक है, और फेसबुक पेज है ही भास्कर कोचिंग क्लासेस, वहाँ कर लो। वहाँ सारी सूचनाएं मिल जाएंगी, किसी नहीं मालूम हो तो मिल जाएगा सर्च करते, या भारत भास्कर नाम से भी आईडी है, वहाँ फॉलो कर लो, वहाँ मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, सारी सूचनाएं मिलती रहेंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से जुड़े रहो, पढ़ते रहो, साथियों को जगाओ, जिन अभी तक वीडियो नहीं पहुंच पाया उनको पहुंचाओ। ठीक है दोस्तों, तो यही इतना प्यार चाहूँगा मैं कि मैं आपके लिए पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। सबको धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में प्यारे बच्चों।